हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज से हम लोग एक बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने जो सिलेबस में इस बार हैं मींस 30% को अलग हटा के जो 70% सिलेबस बचता है उसके अंतर्गत जो भी चैप्टर्स हैं उन सभी में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है। एक मोस्टली एनसीईआरटी का जितना भी पार्ट था, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम किस टाइप का होगा सर एनसीईआरटी। तो बेटा इस बार के लिए जो आपका क्वेश्चंस हैं, जो पेपर है, जो मुझे लगता है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा कि एनसीईआरटी से अलग हट के आएगा। बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि जो पेपर होगा वो 70 में से आई थिंक 65 मार्क्स जो हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि वो इधर उधर का डाल दे, उसका जो आपको मेथड हो सकता है वो कुछ चेंज हो या आपको एनसीईआरटी में उस टाइप का क्वेश्चन ना मिला हो। बट मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, है ना, मीन्स 95% नहीं 90% तो 100% कह सकता हूँ कि जो 90% पेपर है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। हमें अच्छे से एनसीईआरटी कर लिया तो ठीक है। जो आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हो सकता है एनसीईआरटी भी ना हो, क्यों एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चंस को बनाया वो थोड़ा सा लेंथी भी हैं, उसमें छोटे क्वेश्चन भी हैं बट लेंथी भी हैं। बट जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न हैं या एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, अगर हम कहें तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए जो आपके एनसीईआरटी में ना हो। तो उसी के लिए हम लोग एक ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये आपके पास एक हमारे पास बुक है, उसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न कुछ कहीं गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाई निम्न में से है। एक अभी मैं वीडियो बनाया था, उसके बाद अभी ये टिक लगाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने ऑलरेडी इस पर टिक लगा रखा होगा, ये लगे हुए हैं, कुछ आगे नहीं होंगे। तो पाई निम्न में से है, क्या है भाई? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पाई क्या होगा? अब देखो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये दो क्वेश्चन हैं, एक तो है पाई निम्न में से है और दूसरा है 22/7 निम्न में से है। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो पाई है, पाई का वैल्यू ही तो 22/7 होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7, अर्थात पाई और 22/7 दोनों एक ही हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो पाई इक्वल टू 22/7 है, यहाँ पे 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। लगभग पाई का मान जो है वो हम 22/7 या 3.14 को रख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि आर्यभट्ट ने इसे दशमलव के बाद करीब 250-350 अंकों तक सॉल्व किया था और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हुए थे। ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी एक ऐसा नंबर, अपरिमेय जो संख्याएं होती ना, अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं केवल 3 हैं। मतलब 3 से मतलब 3 टाइप में है। पहली तो है पाई, इसे याद रखिए, पाई कैसी है? अपरिमेय है। दूसरा है वो सारी संख्याएं जो जिनका अंडर रूट के अंदर लिखी हैं और हमें उनका अंडर रूट नहीं मालूम है। ठीक है, ये सारी कैसी हैं? अपरिमेय हैं। ठीक है, अगला क्या है? एक ऐसी संख्या जिसमें इस टाइप का पैटर्न देखिए हो। समझ गए पैटर्न? ये जरूरी नहीं 0 आ रहा हो, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई। 1 2 1 2 2 1 2 2 2, मतलब कुछ भी एक पैटर्न हो, एक प्रॉपर पैटर्न हो और उसमें कोई एक संख्या के जो डिजिट हैं बढ़ रहे हो। जैसे यहाँ पे 0 एक बार आया, फिर 2 बार आया, 3 बार आया, फिर ये ऐसे, फिर इसमें इस टाइप से कुछ इस टाइप की जो संख्या है। तो एक केवल ये 3 टाइप हैं। अगर कोई इस टाइप की संख्या है तो वो कैसी है? आपकी अपरिमेय संख्या है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। कंफ्यूज करने को वो आपसे ये पूछ सकता है कि भैया √4 कैसी संख्या है? अब हमने देखा √4, अरे भाई वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं और हमने इसको क्या कर दिया कि √4 एक आपकी अपरिमेय संख्या। लेकिन ऐसा नहीं भाई, √4 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 2 होती है। तो √4 कैसी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर 22/7 क्या है? अभी हमने बताया
कि पाई की वैल्यू 22/7 बच्चे जान के इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसे गलत कर जाते हैं कि 22/7 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या ऐसा है? नहीं। ये P/Q, ये जो संख्या है वो आपकी P/Q के रूप में लिखी है। तो कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में लिखी है तो वो कैसी होगी? परिमेय होगी। कैसी होगी? परिमेय होगी। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन से आ गया समझ में। अगला है √11 कैसी है। तो देखो अभी एक वर्ड हम लोग यूज़ किए थे ना कि कोई भी संख्या अगर इस टाइप की है, अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है और उसका रूट हमें नहीं मालूम, तो वो संख्या कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √11 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इसने बोला है, ये रहा, निम्न में से कौन सा युग्म सही अभाज्य संख्या है? अब सही अभाज्य समझ लीजिए कौन सी होती हैं। पहले मैं ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। सही अभाज्य संख्याएं। देखो जब हम सिद्ध करते हैं कि √2 को सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ मानते हैं कि √2 बराबर P/Q, और जहाँ लिखते हैं कि जहाँ P और Q सही अभाज्य हैं। ठीक है, तो ये सही अभाज्य क्या, वही इसने पूछ लिया, मतलब एक जनरल क्वेश्चन है ना। सही अभाज्य वो संख्याएं सही अभाज्य होती हैं जो किसी एक संख्या से ना कटती हों। किसी एक संख्या से ना कटती हों। जैसे हमने लिखा 9 और हमने लिख दिया 16, 9 और 16। अब 9 किससे कटेगा? 9 3 से कटेगा। 16 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। क्या इनमें कॉमन है? मतलब जिस संख्या से 9 कट रहा है क्या 16 भी उसी से कट रहा है? नहीं, जिन संख्या से 9 कटेगा उससे 16 नहीं कटेगा, और जिससे 16 कटेगा वो 9 नहीं कटेगा। तो हम कहेंगे 9 और 16 सही अभाज्य हैं। सही अभाज्य हैं। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझो। निम्न में से कौन सा युग्म सही अभाज्य है? निम्न में से कौन सा युग्म सही अभाज्य है? सही अभाज्य का मतलब है कि आपस में कट रहा हो। तो ये क्वेश्चन ही हमें तो गलत लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। सही अभाज्य नहीं है। सही अभाज्य नहीं है। तो अगर सही अभाज्य नहीं, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं 14 और 35 आपस में कट रहे हैं। ठीक है, तो ये सही अभाज्य नहीं है। सही अभाज्य नहीं है। इसने यही आंसर दिया है कि ये सही अभाज्य हैं। 14 और 35 आपस में सही अभाज्य नहीं है। ठीक है, सही विकल्प इसने यही माना है। 18 और 25 हैं। 18 और 25 हैं। 31 और 43 किसी एक भी नंबर से कटते हैं क्या? कटते हैं ना? नहीं कटते हैं, तो ये भी है। और 32 और 62 किसी एक संख्या से कटे, भाई 2 से कट रहे हैं। देखो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा 31। तो ये सही अभाज्य नहीं है, सॉरी है। अरे 32 और 16 क्या ये सही अभाज्य हैं? नहीं है। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? क्वेश्चन ही गलत है ना। इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे हैं, 2 ऑप्शन एक जैसे हैं। इसने ऑप्शन ए को सही माना है जो कि गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन है, मतलब इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। कोई नहीं, निम्न में कोई नहीं। एक और ऑप्शन होना चाहिए था उसमें। ठीक है, अगला है 15, 18, 24 का एलसीएम है। 15, 18 और 24 का एलसीएम है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो संख्या होती है जो क्या हो? एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों से कट रही हो, मतलब 15 से भी कट रही हो। देखो 15 छक्का 90, 18 पंजे 90, भी 15 ये तो कट रहा है।
क्या ये 24 से भी कटेगा? तो नहीं कटेगा। या तो आप लोग इसे निकाल के देख लो, है ना, बहुत देर नहीं लगेगी इसमें। क्या है आपकी संख्याएं? 15, 18 और 24। 15, 18 और 24 यही तो हैं जिनसे कट रहे हैं, उन्हें काट लो भाई। कैसे लिखते हैं? 15, 18 और 24। देखो ज़्यादा देर ना लगे इसके लिए आप केवल उस संख्या से काटो जिससे, जैसे 2 से भी कुछ काट सकते हैं तो काट लो भाई। कम से कम उससे काटो जैसे 2 संख्या तो कट रही हो। तो 15 ऐसी आ जाएगी, 2 में 18 आ गया और 12 दूनी 24, 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 से काटने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली 3 से काट लो। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो गया बस। अब कोई संख्या तो कटेंगे नहीं तो इनकी गुणा कर लो। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 और 3 दूनी 6 की गुणा कर लो। 60 सॉरी 4 तिया 12 पंजे 60 और 3 दूनी 6 से गुणा करिए तो 6 छंग 36 और कितना आ गया आपका? 360। तो इनका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इनका एलसीएम होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा? डी 360। ठीक, अगला है हर के 2 की घात एम इतने के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि ये दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा ये यहाँ पे इसने थोड़ा गलत लिख दिया है, 2 पावर m और 5 पावर n। क्या है? 2 की घात m और 2 की घात n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि इतने का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में शायद इस टाइप का नहीं भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जो हर है कितना? 1250। कितना? 1250 इसे लिख लीजिए और इसके फैक्टर करिए। तो हम 2 से काटेंगे पहले, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से काटिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा और कितना आएगा ये? देखो 5 दूनी 10, 25 आ गया, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। इसमें देखें करना क्या है, ये जो आपने लिखा है इसको हम लिखेंगे 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 2 3 4। इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा, ये चीज़ ज्ञात करने के लिए हमें जो चीज़ समझना है उस पे आइए। जब आप इस संख्या को काटेंगे, ठीक है, तो इसमें 0 बनने के लिए कितने? देखो 5 और 2 की जब हम गुणा करेंगे, 5 और 2 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, एक 0 बन गया। अब इसमें 3 5 और रह गए अभी, है ना, एक तो हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे 2 इस टाइप के आप जोड़े बना लो, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 0 बन जाएंगे भाई? टोटल में 4 0 बनेंगे। या इन चीज़ों का मत समझो, खाली हाथों में तुक्का मारना है। तो अब जब आप इसके फैक्टर कर लो तो 2 और 5 में जिसकी घात बड़ी हो, है ना, 2 और 5 में जिसकी घात बड़ी हो, जैसे यहाँ पे 5 की घात कितनी आई? 4 आई, तो इसमें दशमलव के पर 4 अंक होंगे। विस्तार कहाँ तक होगा? 4 अंकों तक के आधार पर ज्ञात कीजिए इतने का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। कितने तक होगा? 4 तक होगा। क्यों 4 तक होगा? क्योंकि इसे जब हमने लिखा तो 2 की घात 1 और 5 की घात 4 बना, इसलिए ये 4 है ना, इसलिए 4 अंक। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3 अंकों तक होता, यहाँ 2 होता तो ये 2 अंकों तक होता। अब जरूरी नहीं इसी से डिसाइड हो। अगर मैं यहाँ कह दूँ कि 5 की घात 2 की घात 5, 2 की घात 5, तो इसका प्रसार कहाँ तक होगा? 5 अंकों तक होगा। समझ गया ना कि जब अगर कोई संख्या दी हुई है, आपको बताना है दशमलव का प्रसार कितने अंकों तक होगा, आप उसके प्राइम फैक्टर करिए। केवल 2 और 5 की टर्म में अगर होते हैं तभी होगा, और 2 और 5 में जो सबसे बड़ी पावर रखता हो, 2 या 5, उतने अंकों तक ही उसका प्रसार होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उसमें देखिए पहला प्रश्न है, यदि 2 रैखिक समीकरणों के निकाय के संगत रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। देखो जब कभी भी तुम 2 जो समीकरण दिए हुए यहाँ पे रेखाएं हैं, जब कभी भी तुम 2 रेखाओं की को खींचोगे तो उनके 3 टाइप ही आपको एराइज होंगे। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है,
और एक ये हो सकता है, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक। अगर ये है, ठीक है, अगर ये है तो एक हल, एक हल, ये है तो अनेक हल, है ना, अनेक हल, और इस पे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसे कहते हैं आप संगत, इसे भी कहेंगे आप संगत, और इसे कहेंगे आप असंगत, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान पे रखना है। इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये जो थर्ड वाला है इसकी कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो या तो कोई भी बराबर ना हो या तीनों बराबर हों, तो वो आपके संगत होते हैं। या तो कोई बराबर ना हो या फिर तीनों बराबर हों। बट अगर A1/A2 B1/B2 बराबर हैं और वो C1/C2 के बराबर नहीं है तो ये असंगत हैं, अर्थात इनका कोई भी हल नहीं होगा। इस टाइप से अगर हमने ये समझ में आया तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। यह दो समीकरण के निकाय के संगत रेखाएं L1 व L2 एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो निकाय का हल होगा। अब देखो क्या कर रही, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं, अगर एक बिंदु पे काटेंगे भी तो उनका एक ही तो हल होगा, है ना। निकाय असंगत कब होता है, इसके लिए असंगत हमने बताया जब कोई भी हल ना हो, अर्थात दोनों रेखाएं कैसे हों, एक दूसरे के पैरेलल हों। अच्छा, अनंत हल कब होंगे, अनंत हल जब होते हैं जब एक रेखा उसके ऊपर ही कर रही हो, ठीक है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हो तो ये इसकी कंडीशन होती है। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 का हल अद्वितीय होगा। अब कभी भी अद्वितीय हल कब होता है, मतलब केवल एक हल, जब वो प्रतिच्छेदित करते हो, और प्रतिच्छेदित होने की कंडीशन क्या होती है, ये रही, है ना, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कि देखो ये तो कुछ होता ही नहीं, ये कोई कंडीशन ही नहीं होती है, ये होती है अनेक हल, ये होती है अनेक हल, और ये होती है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सही है, ठीक है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा अर्थात निकाय असंगत होगा यदि। अब अभी हमने कहा दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल कब नहीं होगा, जब दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो। बिल्कुल, देखते ही से मार देंगे। ये क्या है, एक हल, ये क्या है, कोई हल नहीं, ये क्या है, अनेक हल, ये लागू ही नहीं होता। मतलब कि कंडीशन हमारे पास केवल 3 कंडीशन पढ़ी है हमने, या तो कोई बराबर नहीं हो या सब बराबर हो, तो ये संगत होते हैं। पहले वाले में जब कोई बराबर नहीं है तो केवल एक हल, जब तीनों बराबर हैं तो अनेक हल, तीसरा वाला असंगत होता है। ठीक है, ठीक, आइए आगे देखिए। अब अगले में कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म के निकाय के संगत रेखाएं L1 व L2 संपाती हैं। ये संपाती का मतलब समझते हैं आप, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, है ना। एक रेखा जा रही है ना, उसके ऊपर ही आपने क्या करा, एक दूसरी रेखा बना दी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। अच्छा, जब संपाती रेखाएं होती हैं तो क्या होता है, मतलब इस कंडीशन क्या होता है, ये किसकी कंडीशन है, ये भी पूछ सकता है। संपाती के लिए क्या, अगर दो रेखाएं संपाती हैं तो कौन सा संबंध होता है, तो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये होता है संपाती के लिए। अगर इसे हम काट दूं तो दो रेखाएं हो जाएंगी जो आपस में पैरेलल हैं, अगर हम यहाँ काट दें तो दो रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है,
जो इसे समझा रहा हूँ बेटा, इसे बार बार समझते रहिए। अब बहुत कम समय में हम लोग, मतलब जब से हमारा प्री बोर्ड होगा, मुझे लगता है प्री बोर्ड का जब आपका मैथ्स का पेपर है, तब तक हम लोग सोचेंगे कि हम लोग सारे चैप्टर्स के जो हमारे MCQs हैं, है ना, उनको कर लें। ठीक है, धन्यवाद।